मेरे ससुर अंधे थे, मगर पति चाहता था बहू होने की वजह से मैं उनके सारे काम करूं। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वह बहू बहू करके मेरे और करीब हो जाते। लेकिन एक रात उनके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात ससुर ने मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहरमन में बिठा दिया। मेरे सामने चारपाई पर मेरे ससुर बैठे टुकुर टुकुर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। सरसरी सी नज़र मेरी उन पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहे हैं। उस वक्त वह 46 साल के थे। मेरे ससुर अभी जवान थे, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक ही अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरे ससुर ने तो ना उठकर मेरे पास आए और ना ही मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहे थे। 4-5 बार मेरी उन पर नज़र पड़ी तो मैंने उन्हें खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में यही सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है। बहू तो बेटी जैसी होती है, इन्हें जरा भी शर्म नहीं कि कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहे हैं। अब मैं माथे पर बल डालते हुए घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल थे, बस मुझे ही देखे जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। उस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदासी से बैठी थी। मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझसे कहने लगे, क्या बात है रानी? फिर वह समझे कि शायद मैं देर से कमरे में आया हूँ, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा मज़ा ले रहे थे, आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो कि ऐसे मौका पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। फिर अमन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मेरे ससुर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति अमन का एक उनके पापा ही थे, उनकी माँ नहीं थी। और उस वक्त घर में मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैं निभा दिया, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने कोई एतराज़ भी नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब अमन टेबल के पास आए तो मेरे बजाय अपने पापा के पास बैठ गए और उनके प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे यह भी हुई थी कि अभी सामने बेटे मुझे देखे जा रहे थे। इन्हें तो अपने बेटे का भी लिहाज नहीं था। और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वह तो इन्हें रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि अमन उन्हें खुद क्यों खाना खिला रहे थे। वह 46 साल के आदमी थे, क्या खुद नहीं खा सकते थे? मैंने कहा, अमन पापा जी खुद भी खा सकते हैं, आप नाश्ता करें। वह मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, रानी मेरे पापा अंधे हैं, देख नहीं सकते। यह सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़े गौर से उन्हें देखने लगी। अच्छा खासा आदमी थे, उनकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उनकी आंखें में यह कमी है कि वह देख नहीं सकते। और कल से मैं न जाने दिन में उन्हें कितना बुरा भला कह चुकी थी। अमन के चेहरे पर उदासी भी थी। अमन कहने लगे कि मेरे पापा मेरे बचपन से ही अंधे हैं, देख नहीं सकते। एक बार माँ अपने मायके गई थी और पापा उन्हें वापस ला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माँ का निधन हो गया और पापा की आंखें चली गई। उनका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अमन कहने लगे, उनके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इन्हें अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि पापा जी अंधे हैं। पापा देखने में कितने स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे कि क्या ही कोई और होता, काश यह देख भी सकते। मेरी बात पर पापा की आंखों से आंसू छलके थे। कहने लगे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देख सकूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती कि मेरी एक ही बहू है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अपने ससुर के लिए नफरत की थी, अब वह हमदर्दी में बदल चुकी थी।
लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अमन अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि पापा को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया था। मैंने कहा अमन, यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इनके कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इन्हें अपने पापा की तरह समझो, वैसे सेवा करो और अब मैं ऑफिस के काम संभालूंगा या इन्हें संभालूंगा, अब तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे मेरी ससुर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह बहू बहू पुकार रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो वह पेंट और बनियान पहने खड़े थे। कहने लगे, बहू यह शर्ट मुझे पकड़ा देना। ना जाने अमन ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है उनकी शर्ट। बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उनको पकड़ा दी। वह शर्ट पहन लिए, लेकिन बटन उल्टा सीधा बंद कर रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, आप छोड़ो, मैं आपके बटन बंद कर देती हूँ। मैंने उनकी शर्ट के बटन बंद किया तो वह खुश हो गए। कहने लगे, मेरे बाल भी बना दो बहू। मैं ड्रेसिंग से कंघा लिया और उनके बाल भी बना दिए। फिर वह कहने लगे, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, दो तो। मैंने डरते डरते उनको अपना हाथ पकड़ा दिया। मैं यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था और कहने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगे, बहू आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि बहू कैसी होती है। मुझे तो अपनी पत्नी की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था अमन जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरे बचपन में ही 2 साल में ही माँ और बाप मर गए। जब मेरी आंखें चली गई तो वो मेरा बेटा मुझे संभालता था, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई और शादी के बाद तुम्हें भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे होंगे कि मेरा बोझ तुम पर पड़ गया। वह बड़े उदास से होकर यह सब कह रहे थे। मैंने कहा, आज किसी पर भी बोझ नहीं है और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर भी वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकत कुछ अजीब सी होने लगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के होने लगे थे। अब तो मुझे खुद पुकार कर कहते कि बहू मुझे शर्ट पहना दो। मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहते कि तौलिए से मेरा बाल साफ कर दो। वह खुद कर सकते थे। मुझे तो लगा कि बस एक ससुर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम नहीं होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धोती रहती तो वह बहू बहू चिल्लाने लगते। मैं भागी दौड़ी उनके कमरे में जाती तो हंसने लगते। हाथ में मोबाइल पकड़े होते। कहने लगते, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे। इसीलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उनका शौक था। मैं कहती, आप सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिए। आप मुझे यह बताइए कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं, या फिर मैं आपके साथ बैठकर यह गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ यह गाना सुनो, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं उनके बराबर बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलिए, यह बताइए, अब आपको भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगे। कहने लगे, तुम्हारा सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब आपने मुझे आवाज़ दी मैं भागी दौड़ी आ गई। आप बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करिए, मुझे भी खाना बनाना है। अमन मुझे छोले भटूरे का कहकर गए हैं। अब आपको भी तो छोले भटूरे पसंद है ना, और आपको क्या पता कितना वक्त लग जाता है छोले भटूरे बनाने में। ऊपर से इतना गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैं छोले भटूरे बनाने में बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि अपने ससुर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल मटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा भी जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहे थे। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो?
मैं कर देती हूँ। मैं उनके हाथ से कपड़ा छीना तो वो कहने लगे, नहीं तुम थक जाओगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम अमन ने तुम्हारे सर पर डाल दिए हैं। बहू ऐसा करो, तुम मुझे बता दिया करो, छोटे मोटे कामकाज तो मैं कर सकता हूँ। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैं बड़ी उदासी और फिक्रमंदी से कह रही थी। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहो। मैं उनके हाथ से कपड़ा पकड़ा और उनको पकड़कर बेड पर बिठा दिया। मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा आप बस कहानी सुना करें। मैं उनको एक वीडियो लगा दी, इसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन वह तो मोबाइल के साथ साथ मेरा भी हाथ भी पकड़ लिए और मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगे, यहाँ बैठो तो बहुत कर लिया काम, अब तुम कुछ नहीं करोगे। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा पापा यह क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। आप बताओ चाय के साथ क्या खाएंगे, आपके लिए कुछ चिप्स तल दूँ? कुछ नहीं खाना मुझे, तुम मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलो, बस तुम बताओ कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा आप मेरी फिक्र छोड़ दे। यह कहकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उनके लिए चाय बनाई और चिप्स तले, फिर उनको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहे थे। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर जैसा कोई हो, फिर दरवाज़ा खुला। मेरा ससुर मेरे सामने खड़े थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो अपने स्टिक की मदद से चलते हुए मेरे पास आए। रानी तुमको क्या हुआ है, तुमने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह भी परेशान हो गए। मैंने कहा मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी। वह कहने लगे क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करिए आप अमन को फ़ोन कर दो, उससे कह दो कि वह जल्दी घर पर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वे कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम बेड से उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज़ किसकी है। बाथरूम से आ रही थी। अब मैं बाथरूम में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। मेरे ससुर के माथे से खून निकल रहा था। मैंने फटाफट से अपने ससुर के माथे पर लगी चोट से आ रहे खून को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वक्त उनके सर में खून निकल चुका था। वह चिल्लाए जा रहे थे। मैंने कहा आप क्या करने गए थे बाथरूम में? कहने लगे मैं हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जाने वाला था। वह तड़पे जा रहे थे। कहने लगे मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। मैं जल्दी से अमन को फ़ोन किया कि पापा यूँ तड़प रहे थे कि जैसे उन्हें तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उनके सर और गर्दन से बहुत खून आ चुका था। वह तड़पते जा रहे थे। अमन को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। अपने पापा की ऐसी हालत देखी तो बहुत खून निकल चुका था और वह रो रहे थे। अमन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे अमन का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया कि मेरे ससुर कैसे हैं। वह कहने लगे उनके सर से खून बहुत बह चुका है, जख्मी हुए हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि उनका ख्याल रखा करो। यह कहकर अमन रोने लगे और कहने लगे मुझे बहुत फिक्र रहती है, उनकी उनसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब उठे और बाथरूम में चले गए। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगे मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक मेरे ससुर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए।
अमन ने कहा कि मेरे पापा हम लोगों के बीच नहीं रहे। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमन नहीं, आप क्या कह रहे हैं? उनको बस जरा सी सर में चोट तो लगी थी, उससे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकते हैं? मैं रोए जा रही थी। रो तो अमन भी रहे थे। कहने लगे चोट उनके दिमाग की नसों तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उनसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरे पापा दर्द से तड़पते रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि बेटा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। अभी तो बेटी जैसी बहू मिली थी मुझे, लेकिन वह जा चुके थे। यह सदमा हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में मेरे ससुर की बहू बहू पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उनके कमरे में जाती तो कमरा खाली देखकर मैं फूट फूट के रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहे हैं, कह रहे हैं, रानी बेटी छोड़ो सारे काम, छोड़ो, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमको गाने सुनाता हूँ। मेरे पति बहुत ही दुखी रहते थे। उनको अपने पापा की यादें बहुत आती थी। कुछ महीने बाद मैं पेट से हो गई थी। अमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन यह पूरा वक्त भी मैंने अपने ससुर की याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत एहसास करते थे। मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होना था उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। अमन बहुत ठीक रहने लगे थे। अमन ने अपने बेटे का नाम अपने पापा के नाम पर रखा था, क्योंकि जब वह जीवित थे तब वह कहते थे कि मैं अपने पोते का नाम रोशन मैं खुद रखूँगा। पति की बात सुनकर मेरी आंखें भर गई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें बहुत खुशी दे दिया, यही अब हमारे दुख को भरेगा और मेरे ससुर की याद दूर करेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।